गंभीरता से सुनो बात को। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। किसने कहा ये सब? हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष वाले पहले दिशाहीन थे, लेकिन अब ये संस्कारहीन भी हो चुके हैं। अरे सुनते चलिए, भी सुनाएंगे। अगर इनकी बात बच्चे भी सुने तो वो भी हंस पड़ेंगे। फासिस्ट डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। हिटलर भी चुनाव जीत के आए थे, मुसोलिनी भी चुनाव जीत के आए थे। इनकी नीयत खराब है। शहर की गलियां सूनी है और इंदिरा गांधी खूनी है। मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है? सदन चल नहीं रहा, डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं। मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। राजा की जान तोते में बसती है। राजा कौन, तोता कौन और कौन है सूत्रधार? पुरानी कहानी में नया छौंक लगा है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे का मुद्दा शांत होता नहीं दिख रहा है। बवाल होना तय था तो भरपूर हुआ। कंगना रनौत ने प्रियंका गांधी को किस बात पर जवाब दिया? शांति के नाम पर कैसी अशांति मच गई? अशांति तो महात्मा गांधी का नाम योजना से हटने पर भी है। योजना हटने पर भी क्या, पूरी योजना बंद होने पर भी है। इस सबसे इतर एक दावा कि अमित शाह तो आरएसएस वाले हैं ही नहीं। किसने कहा ये और फिर क्या हुआ, सब जानेंगे। अखिलेश यादव ने अपने ही सांसद को बीच भाषण क्यों टोका और साइकिल पर हेलमेट लगाए सांसद जी क्या दिखाना चाह रहे थे? सस्पेंस नहीं बनाते हैं, मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं संसद में आज। सत्र का आखिरी हफ्ता, पहला दिन जोरदार हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू। सत्ता पक्ष की ओर से कैबिनेट मंत्री वगैरह बैठे हुए थे, लेकिन विपक्ष वाली बेंच में नेता विपक्ष राहुल गांधी नहीं थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोलने के लिए उठे। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले नारे को लेकर विरोध जताया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस के एक और सत्ता पक्ष के सारे मंत्री गुस्से में थे तो दूसरी ओर विपक्षी सांसद भी वेल के करीब आ गए। दोनों ओर से जबरदस्त नारेबाजी हुई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई पर ज्यादा देर चल नहीं सकी। इस बार सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष की ओर से हंगामा हो रहा था। सांसद वेल में आ गए थे, नरेंद्र मोदी माफी मांगो के नारे लगाने लगे थे। इतना सुनते ही सत्ता पक्ष के सांसद भी उठ गए थे। कुल मिलाकर शून्यकाल में कोई कामकाज नहीं हुआ। सदन को फिर से स्थगित किया गया दोपहर 2 बजे तक के लिए। देखिए, शून्यकाल को चलने दीजिए। माननीय सदस्यगण, शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। शून्यकाल को चलने दीजिए प्लीज। शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते क्या आप? शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते? शून्यकाल ऐसा नहीं करते जी। ये तरीका भी ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। मिस्टर वेणुगोपाल जी प्लीज बी सीटेड एंड प्लीज आप लोग भी बैठिए। ये तरीका भी ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। अपनी सीटों पर जाकर बैठिए प्लीज। प्लीज बी सीटेड इन योर सीट। प्लीज बी सीटेड। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। प्लीज बी सीटेड। ऐसा नहीं चलता है जी। नो नो, इट्स नॉट गुड।
कार्रवाई स्थगित हुई तो प्रियंका गांधी वाड्रा से संसद परिसर में सवाल पूछे गए। सवाल कांग्रेस की रैली में नारे पर थे। जवाब देते हुए प्रियंका ने सरकार पर ही सवाल उठाए। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। प्रियंका ने सत्ता पक्ष पे सवाल उठाए तो उधर से जवाब भी आया। हिमाचल के मंडी से सांसद बीजेपी की नेता कंगना रनौत ने कहा कि किसी की मौत के लिए नारे लगाना गलत है। आप बताइए, ये कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है। नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह के ऑपोजिशन लीडर्स हो गए जिन्हें हम लीडर्स कहते हैं, ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया के सामने लाएंगे, अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया युवाओं के सामने लाएंगे, तो दुनिया में क्या इसमें तो एक खून खराबे का माहौल बनेगा। और इस तरीके से जो है कोई भी किसी की भी पहले तो मारने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, बाद में कोई हिम्मत भी कर सकता है इस तरह के काम की, क्योंकि आप इसको ओपन बना रहे हैं। तो ये हम बहुत हर्ट हैं इस बात। 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 पेश किया। इसे हिंदी में निरसन एवं संशोधन विधेयक कहते हैं। ये कानून उन पुराने बिलों को खत्म करना चाहता है जो प्रासंगिक नहीं है, साथ ही कुछ मौजूदा बिलों में भी संशोधन करना चाहता है। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पेश किया। शुरू में इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI बिल कहा गया था, लेकिन अब इसे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल कहा जा रहा है। इसमें UGC, AICTE और NCTE जैसे अलग अलग रेगुलेटरी संस्थानों को खत्म करके एक ही नेशनल कमीशन बनाने की योजना प्रस्तावित है। विपक्ष ने बिल का विरोध किया। पहला आरोप, बिल पर स्टडी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, उन्हें देर रात बिल की कॉपी मिली है। दूसरा आरोप, बिल का नाम हिंदी में होने से दक्षिण भारत से आने वाले सांसदों ने ऐतराज जताया हुआ है। अब आ रही थी दिन के तीसरे बिल की। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को इस बिल को मंजूरी दी थी। इसे शांति, यानी एक्रोनिम है शांति, फुल फॉर्म होगा सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नाम दिया गया है। अगर ये बिल पास हो गया तो प्राइवेट प्लेयर्स भी परमाणु ऊर्जा से बिजली बना सकेंगे। 63 साल पुराने सरकारी एकाधिकार को तोड़ते हुए प्राइवेट कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में हिस्सेदारी मिलेगी। सरकारी एजेंसियां सुरक्षा और संचालन संभालेंगी, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स पूंजी और जमीन और टेक्निक ये सब लेकर आएंगे। इस बिल पर भी विपक्ष की ओर से विरोध हुआ। विरोध का पहला आधार कि बिल का लंबा चौड़ा नाम, दूसरा आधार सरकार अडानी को न्यूक्लियर और पावर सेक्टर सौंपना चाहती है। विपक्ष के विरोध पर सरकार का जवाब भी आया। कहा गया कि अभी बिल को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। बिल के बाद सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फर्स्ट बैच फॉर 2025-26 इस पे चर्चा की शुरुआत हुई। इस दौरान बिहार के समस्तीपुर से लोजपा रामविलास पार्टी की सांसद जो हैं शांभवी चौधरी, उन्होंने विपक्ष और इंडिया गठबंधन पे तंज कसा। कांग्रेस पार्टी का तो बिहार में इतना बुरा हाल था कि इनका जो चुनाव चिन्ह हाथ छाप, उसमें जितनी उंगलियां हैं उतने इनके विधायक ही बचे हैं। अब मैंने पिछले सत्र में कहा था कि बिहार इलेक्शंस विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंस कॉफिन, और आज ये देखने को मिलता है कि मकर द्वार में साथ में प्रोटेस्ट तो करते हैं, पर इतनी शर्मनाक हार के बाद ये दोनों एक दूसरे से आंख तक नहीं मिला पाते। ये अलायंस वाले पहले विपक्ष वाले पहले दिशाहीन थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ये संस्कारहीन भी हो चुके हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, ये जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को मौका मिला, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। इसी बीच अखिलेश यादव ने उन्हें रामायण सीरियल के भगवान राम का ध्यान धराया। यानी बीजेपी के मेरठ से सांसद अरुण गोविल का जिक्र हुआ यूपी और दिल्ली के मनभेद जैसे आरोपों पर।
इस पर ही ये तंज कसा गया। समाजवादी, अरे सुनते चलिए, भी सुनाएंगे। भगवान राम जी का जो पात्र लेके जिनके नाम पे चुनाव जीते हो, कम से कम सीट तो उनको आगे दे दो, ही मैं अनुरोध करूंगा। सीट तो आगे दे दो, भगवान राम के सम्मान तो कर दीजिए। उन्हें आगे बिठाना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार दवाई, जहरीली दवा बेचने वाले, कफ सिरप बेचने वालों को बचाने पे लगी हुई है। आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स केवल विपक्षी नेताओं के लिए है, लेकिन जो लोग डकैती डाल रहे हैं उनके लिए कहीं आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको एहसास है कि अगर आपने ढंग से कार्रवाई कर दी तो लखनऊ वाले बचाने में लगे हैं, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, और दिल्ली वाले डर रहे हैं कि लखनऊ वाले कहीं रूठ न जाएं। कोई रूठे कोई मने, हमारी इस मौके पे मांग है कि जो बच्चों के ऊपर, जिन्होंने बच्चे मरे जहरीली दवाओं से, उन पर कठोरतम कार्रवाई करके उनको सजा मिलनी चाहिए। और अध्यक्ष जी, कम से कम नए नए अध्यक्ष बने, बधाई लेते हुए यही नेक काम करके दे दीजिए, यही नेक काम कर दीजिए। लोकसभा की बात यहीं तक, राज्यसभा की चलते हैं। यहां भी उसी नारे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने इस राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिरा दिया है। जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है, और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं, और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से। सत्ता पक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे जब कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो सदन में शांति थी। प्रश्नकाल में सांसदों ने सवाल पूछे तो मंत्रियों ने जवाब दिया। इंडिगो एयरलाइंस का मुद्दा भी उठा। आरोप लगा कि इंडिगो के कर्मचारी आम लोगों के साथ साथ सांसदों के साथ भी एयरपोर्ट पर अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। मोनोपोली की वजह से इंडिगो में पैसेंजर्स के साथ, अब मेंबर पार्लियामेंट यहां बोले ना बोले, पर इंडिगो का बर्ताव, उनके क्रू का बर्ताव, उनकी सर्विस का बर्ताव सामान्यता, चूंकि उनकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से उनका बर्ताव उतना संतोषप्रद नहीं होता जितना होना चाहिए पैसेंजर के साथ। सिर्फ यही कहना चाहूंगा आपसे, क्या एक एडवाइजरी जारी करेंगे सामान्य पैसेंजर के साथ, और जो सांसद अपनी पार्लियामेंट अटेंड करने या अपनी दायित्वों को सांसद लोग निर्वाहित करते हैं उस समय उनका बर्ताव और स्वभाव थोड़ा बेहतर होगा। ये जो लूट होती है त्योहार पर, या अभी जब इंडिगो का क्राइसिस आई थी तो दूसरे पैसेंजर से 5 गुना 6 गुना किराया था, 50-50, 60-60 हजार, 80 हजार। तो इस पर महाकुंभ के दौरान बेंगलोर से 65,000 रुपए का टिकट था। मैंने उठाया था सवाल, तो मैं आग्रह करूंगा, क्या
आप नियंत्रित करेंगे इस किराए की लूट को और बेहतर सेवा के लिए एक सर्कुलर जारी करेंगे आप इस कंपनी को जिसका नाम इंडिगो है। ये प्रयास रहता है कि जो भी टच पॉइंट्स है, एक पैसेंजर को जो भी टच पॉइंट्स यहाँ पे एयरपोर्ट पे होते हैं, CISF के साथ या फिर चेक इन काउंटर के पास या सिक्योरिटी गेट के पास, बोर्डिंग गेट के पास या एयरलाइंस के संबंध में हमारे यहाँ से प्रयास होता है कि हर चेक पॉइंट पे वो सब पैसेंजर को किस तरह से वो कम्युनिकेट करें, किस तरह से उनको रिलैक्स्ड मोड में एयर ट्रैवल तक चलाए, ये सब हमारा प्रयास रहता है और काफी हद तक ट्रेनिंग भी उसी संबंध में चलती है। और आपका जो जिस तरह से आपने सुझाव भी दिया है, डेफिनेटली हम उसी मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ऑलरेडी एक प्रयास इसी संबंध में रहता है। अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसा हुआ हो और कार्रवाई भी करते हैं, अगर कहीं पे ऐसा होता है कि सिचुएशन एग्रीवेटेड है किसी के बिहेवियर की वजह से या बात करने के तरीके के वजह से, तो डेफिनेटली हम उनके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। प्रश्नकाल खत्म हुआ तो चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत हुई, जो चर्चा 11 दिसंबर को अधूरी रह गई थी। आगे बढ़ाया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए। कहा कि अगर BLO यादव और मुस्लिम है तो उसे जानबूझकर हटा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ उपचुनाव हुए, उनमें इलेक्शन कमीशन की जानकारी में मिलाया गया, तथ्य दिए गए कि BLOs की सूची ये है। उसके बाद दबाव पड़ा तो उन BLOs की सूची में से जितना भी BLO यादव और मुसलमान था, एक एक करके सबको हटा दिया गया। ये तथ्य है। चुनाव आने से पहले, कुछ दिन पहले बड़े पैमाने पर उनको हटाकर दूसरे अधिकारी पोस्ट किए जाते हैं और अधिकारी पोस्ट करने का अधिकार वहां की सरकार को होता है। व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि चुनाव होने से 4 महीना पहले तक जो अधिकारी पोस्ट किए गए हैं चुनाव की दृष्टि से, उन सबको इलेक्शन कमीशन हटाए और इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से उन जिलों में नई पोस्टिंग करे। देश के लगभग 60% लोग आपके पक्ष में नहीं, सरकार भले ही आपकी, और वे सब EVM के खिलाफ, वो सब EVM के खिलाफ है। शांति से चल रही चर्चा में अब हंगामे की एंट्री हुई। पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद सौमिक भट्टाचार्य ने ममता सरकार पे, सूबे की ममता बनर्जी सरकार पे आरोप लगाया, जिस पर विपक्ष ने एतराज जताया और हंगामा हुआ। प्लीज he will authenticate and place it on record. ये धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला नहीं है, जब जिसका चाहे घुस जाएगा। Last point of order, last point of order, 1 second. Point of order, very quickly, rule number. Please sit down. मेहरबानी करें, एक बार जाइए मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी का घर पर चाय पीजिए। अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट क्या है? बोले यह तो चोरी नहीं, बंगाल में तो वोट का डकैती होता है। ये तो हम नहीं बोल रहे, हम कांग्रेसियों को बात कर रहे हैं। आप लोग वहां जाइए, एक बार जाकर देख के आइए। चर्चा आगे बढ़ी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में लिया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने अमित शाह, नीतीश कुमार, हिटलर और मुसोलिनी, इन सबको आपस में मिक्स करके ऐसे कुछ आरोप लगाए। चुनाव आयोग माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह कर रहा है या माननीय गृह मंत्री जी हम लोग गुमराह कर रहे हैं? मैं तो माननीय सभापति जी आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरी पार्टी से इजाजत चाहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग ने अगर गृह मंत्री जी गुमराह किया तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और यदि माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो उन पर भी आपत्ति होना। हम सारे लोगों ने मिलने का समय मांगा चुनाव आयोग से। नीतीश कुमार भी थे उसमें नीतीश कुमार जी के भी दस्तखत थे, जहां साहब नहीं है यहां पर मौजूद, लेकिन उनका समय देने के बजाय पावती तक नहीं मिली हम लोगों को। मैंने खुद ने वहां पहुंचाई थी। वो फासिस्ट डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये उदाहरण है। हिटलर भी चुनाव जीत के आए थे, मुसोलिनी भी चुनाव जीत के आए थे, लेकिन अंत में सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर उन्होंने फासिस्ट डिक्टेटरशिप कायम की। आज रशिया भी कहता है, पुतिन भी कहते हैं कि मैं चुनाव जीत के आता हूं। नॉर्थ कोरिया के हमारे
वो भी कहते हैं कि हम चुनाव जीत के आता हूं। इसी प्रकार के चुनाव यहां हो रहे हैं सभापति जी। मोदी जी, अमित शाह जी को भी झूठा प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि उनका चुनाव खर्च केवल 70 लाख रुपए में हुआ है। इस पर और 1 नेशन 1 इलेक्शन से आप उसको तबाह करने जा रहे हैं और ये फासिस्ट डिक्टेटरशिप का एक रास्ता खोल रहे हैं। सर, एक हम बचपन में एक कथा सुना करते थे कि एक राक्षस हुआ करता था, उस राक्षस की जान प्राण जो है तोते में रहा करती थी। अब वो तोता कर प्राण में, राक्षस का प्राण तोते में रहता था। माननीय सभापति महोदय, ये भाजपा के प्राण भी ईवीएम में है। प्रधानमंत्री जी लाल किले से कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा लोकप्रिय एनजीओ आरएसएस है। उस पर कोई कानून लागू नहीं होता, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता क्योंकि पंजीकृत नहीं है, ना तो उसकी सदस्यता है, ना खाता है। अरे गुरु तक, अरे ये तो बात वही हो गई, ना बात, ना खाता, ना बही। जो मोदी जी कहे वही सही, अमित शाह जी कहे वही सही कि हाँ, गर्व से हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं और उन्होंने खुद के लिए कहा कि वे भी 10 साल की उम्र से शाखाओं में जाते थे। मेरे भी मित्र लोग हैं सभापति जी, आरएसएस में कई लोग हैं। मैंने पता लगाया, मैंने जानकारी ली कि अमित शाह जी कभी आरएसएस में रहे कि नहीं रहे। सबने कहा कभी आरएसएस में रहे ही नहीं है। थैंक यू। दिग्विजय सिंह ने जैसे ही आरोप लगाए कि अमित शाह कभी आरएसएस का हिस्सा नहीं रहे, वैसे ही सत्तापक्ष के सांसद गुस्सा हो गए। गृह मंत्री जी लोकसभा में इस इलेक्शन रिफॉर्म की चर्चा का जवाब देते समय उन्होंने ये कहा, ये एकदम असत्य बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं 10 साल की उम्र से एक नारा लगाता आया हूं कि गली गली में नहीं, गली की गलियां सुनी है, शहर की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, ये नारे लगाता है। ये कहा था, ये तो कहा ही नहीं था जो ये कह रहे हैं। ये असत्य बोल रहे हैं। और आरएसएस का मैं हूं, इसका मुझे गर्व है, ये कहा। ओके, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। शहर की गलियां सूनी है और इंदिरा गांधी खूनी है, ये नारे लगाए अमित शाह जी ने। कहा मैं 10 साल की उम्र से लगा रहा हूं। उन्होंने आरएसएस में अमित शाह जी रहे कि नहीं रहे, उस पर कोई अपनी बात नहीं की, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को, यहां अगर वो खड़े होकर जो आरएसएस की प्रार्थना सभा है, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। आरएसएस की शाखा में जाता है और ध्वज प्रणाम कर लेता है, वो आरएसएस का सदस्य होता है। यही उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस का सदस्य हूं, यही कहा उन्होंने। चर्चा आगे बढ़ी तो आरोपों की लिस्ट भी लंबी हुई। ओडिशा से बीजेडी सांसद सुल्तादेव ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, ईवीएम पे सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी की जान तो ईवीएम में बसती है, इसलिए वो हमेशा गड़बड़ करती है। चोरी तो हुई है सर, धांधली भी हुई है वोट की। चोरी चोरी के ऊपर सीना जोरी। इनका जो जीवन नाटी है ना, वो ईवीएम में बंद है। जीवन नाटी अगर ईवीएम में बंद है, इसको दबा दो ना तो ये और जीतेंगे, नगर इसको हटा दो ना, इसके जीवन नाटी खत्म हो जाएगी। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये है वोट चोरी का सरकार। विपक्ष ने ईवीएम पे आरोप लगाए तो सत्ता पक्ष ने ईवीएम का बचाव किया। मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद कविता पाटीदार ने विपक्ष की नीयत पे ही सवाल उठा दिए। सही गलत की बात कर रहे हैं, जिनके इतिहास के पन्ने लोकतंत्र की हत्या की झूठी साजिश, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, आज ईवीएम का रोना रो रहे हैं और ये कह रहे हैं सही नहीं है। लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब, ईवीएम मशीन खराब। माननीय महोदय, जब परतें खुलना शुरू हुई तो ईवीएम नहीं, इनकी नीयत खराब है कि ये जब जीतते हैं तो ईवीएम मशीन सही, हम जीतते हैं तो ईवीएम मशीन खराब, ये जीते तो ईवीएम मशीन देवता, हम जीते तो ईवीएम मशीन राक्षस हो जाती है, ये जीते तो अदा, हम जीते तो सदा। अगर इनकी बात बच्चे भी सुने तो वो भी हंस पड़ेंगे। अरे मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं हूँ, तुम कब तक मुझको रोकोगे। चर्चा खत्म हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा का जवाब दिया। ये रही वो बातें जो सबके सामने घटी। अब अंदर खाने से आ रही कानाफूसी सुनते हैं। पहली खबर सूत्रों के हवाले से है। चर्चा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम जो है वो हम छोटे में मनरेगा कहते हैं,
उसको खत्म करने और ग्रामीण रोजगार वास्ते नए कानून को की जो कॉपी है जो तैयार किया गया है उसको लोकसभा सदस्यों के बीच सर्कुलेट कर दिया गया है। इसे जल्द ही सदन में पेश किए जाने की संभावना है। इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025। नाम लंबा है इसलिए इसको थोड़ा छोटा किया गया है, VBG रामजी बिल 2025 कर दिया गया है, एक्रोनिम से खेला गया है। विधेयक में 125 दिनों के न्यूनतम रोजगार की गारंटी प्रस्तावित है। अब इसके पुराना जो मसौदा था मनरेगा उसमें 100 दिनों की गारंटी होती थी। बिल के नाम को लेकर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे ये करार दिया। तो इसका फायदा क्या है, इसलिए किया जा रहा है? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अगली खबर जो अंदर खाने से आई है, चर्चा है कि सरकार इस हफ्ते बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने से जुड़ा बिल पेश करने की तैयारी है। इस बिल में बीमा से जुड़े 3 कानूनों में बदलाव यानी संशोधन प्रस्तावित है। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण पर भी चर्चा हो सकती है। वैसे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आज संसद परिसर से आई तस्वीर, टीडीपी सांसद अपल्ला नायडू कालीसेट्टी मास्क पहनकर साइकिल से संसद पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज और नियमों का पालन करते हुए उन्होंने साइकिल पर हेलमेट भी लगा रखा था। देश की सबसे बड़ी पंचायत से लेकर आम लोगों के बीच सब जगह चर्चा के केंद्र में प्रदूषण है। रोकने के लिए उठे कदम कितने असरदार हैं इसकी गवाही हर सुबह धुंध की चादर दे रही है। सरकार की नाकामियों का एक और सूचकांक। संसद से उम्मीद बंधी हुई है कि चर्चा होगी और उपाय निकाले जाएंगे। चर्चा किस दिशा में जाएगी, कौन से जरूरी कदम उठाए जाएंगे और कब तक उठाए जाएंगे, ये वक्त के पेट में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। कमेंट बॉक्स में शो के बारे में फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।